बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन। हम फिर आ गए। मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से अपने दिन का आगाज़ कर चुके हैं, करने वाले हैं। दोनों सूरतों में हमारा इससे लेना देना नहीं है, लेकिन हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ है। अल्लाह करे कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजरे। भाई सुबह सुबह लोगों को हंसाना चाहिए। नहीं, हंसाना नहीं, आपने ऑफेंसिव बात की है कि हमारा कोई लेना देना नहीं। ठीक है, हर किसी की अपनी लाइफ है। आजकल ऐसा लगता है हर पाकिस्तानी अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा मसरूफ़ है, माली मसाइल हैं, बिल ज़्यादा आते हैं। तो इसमें अगर थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं से कोई स्माइल, कोई मुस्कुराने का पहलू मिल जाए तो ले लेना चाहिए। टीवी देखा करें, आपको हर रोज इतने लोग टीवी पे नजर आते हैं, आपकी खुशी, सियासतदानों की बातें सुना, आपकी हासा निकल रहा है। और फिर उनके तोशाखाने से मुरब्बे और सेब और पाइनएप्पल, आपको ये सब मिलेगा। तो खैर एवरीथिंग। कल मैं वैसे एक अंदाजा लगा रहा था, सॉरी तोशाखाना हमारा टॉपिक नहीं है डियर व्यूअर्स, बट कल मैं देख रहा था घड़ी किसी ने नहीं छोड़ी। घड़ी सबने ली। घड़ी सबने ली। घड़ी आपको बहुत सस्ती आती है। हाँ, घड़ी महंगी घड़ी है ना जी। आगे बात करें हम तो अब बात क्रिकेट की शुरू में हम फिर एक बार कर लेते हैं। पीएसएल में थोड़ा सा ब्रेक चल रहा है, लेकिन कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई। उस खबर ने बहुत से लोगों को बहुत हैरान किया, बहुत से लोगों को परेशान किया। मैं उन लोगों में से हूँ जिनको ये खबर अच्छी लगी। मतलब ये ठीक है। अब नजम सेठी साहब ये कह रहे हैं कि भाई हमें वर्ल्ड कप का सोचना है, असेसमेंट करेंगे तो अभी से काम करना पड़ेगा। कल तमाम यंग जो गन्स हैं हमारी, तकरीबन एक नसीम है उसमें या शादाब, यंग गन्स पे मुश्तमिल एक टीम तरतीब दे दी पीसीबी ने और सीनियर खिलाड़ियों को आराम दे दिया। इट वॉज इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम। मेरे ख्याल में अच्छी न्यूज़ थी, एक अच्छी डेवलपमेंट थी। बिल्कुल। अफगानिस्तान पाक अफगान जो T20 सीरीज है उसके लिए स्क्वाड का ऐलान हुआ। शादाब खान उसकी कैप्टनसी करेंगे। बहुत सारे यंग प्लेयर्स को में शामिल किया गया। आजम खान उस स्क्वाड का हिस्सा हुए। इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, इमाद वसीम, मोहम्मद हारिस, नवाज, फ़हीम अशरफ, इफ्तिखार अहमद, नसीम शाह और वसीम जूनियर इस स्क्वाड का हिस्सा हैं। और इसके अलावा इब्रार अहमद के हवाले से बात करें, हसीबुल्लाह के हवाले से बात करें, उसामा मीर, ये सारे खिलाड़ी स्क्वाड का हिस्सा है। और यंग जो प्लेयर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिली है सीरीज़ के अंदर। और इसी पर नजम सेठी ने कहा कि यंग टैलेंट को, ऑब्वियसली ये वो सीरीज़ हैं जो शायद पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन उस तरह से नहीं है। तो इसमें इन प्लेयर्स को अगर आजमाया जाएगा तो ये डेफिनेटली इन सबके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी और टैलेंट में भी हेल्प मिलेगी। अच्छा जी, नजम सेठी साहब की ये प्रेशर है जिसके बारे में हम बात करें। अफगानिस्तान से सीरीज़ के लिए आसिफ अली, हैदर अली और हसनैन और खुशदिल शाह को टीम में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान के जो टॉप नॉच प्लेयर्स हैं, वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर्स हैं, इंक्लूडिंग बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान, हारिस रऊफ, दे आर द पार्ट ऑफ द टीम। आई मीन इससे बड़ा सरप्राइज कोई हो नहीं सकता है अफगानिस्तान टीम के लिए कि हम उनकी तरफ हमारे वो प्लेयर्स भेज रहे हैं जो कि कलीदी किरदार अदा करते रहे हैं या कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी भी चूँकि PSL चल रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान की जो 3 मैचेस की T20 सीरीज़ है, ये 27 मार्च तक यानी कि 24 से 27 के बीच में शारजा में खेली जाएगी। और वी आर एक्सपेक्टिंग सम रियली हार्ड हिटिंग क्रिकेट इन दिस पर्टिकुलर सीरीज़, बिकॉज हम जानते हैं कि अफगानिस्तान की जो T20 टीम है वो बहुत बेहतर है। और फिर पाकिस्तान तो उस्ताद है, पाकिस्तान ने तो अफगानिस्तान को क्रिकेट सिखाई है, तो हमारी टीम भी बहुत बेहतर है। लेकिन वी आर कंपैरेटिवली गोइंग विद अ यंगर लॉट। तो एक बड़ा अच्छा कॉन्टेस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा इम्तहान होगा हमारे यंग प्लेयर्स डेफिनेटली। और इसी प्रेशर में जो पाक भारत जो एशिया कप है जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान को करनी है, उसके हवाले से भी नजम सेठी साहब ने स्टेटमेंट दी है कि एशिया कप को अगर भारत सोचता है कि पाकिस्तान से शिफ्ट करना चाहिए तो पाकिस्तान भी वहाँ पर जाकर, भारत में जाकर नहीं खेलेगा और हमें भी वहाँ पे सिक्योरिटी खर्चात है। इस पर भी इन डिटेल हमने जाके आके बात करनी है। एज हमारे पास बहुत सारी खबरें होती हैं, कुछ सियासत के मैदान से भी होती हैं। और सियासी माहौल आपको पता है गर्म हो चुका है। जी, माहौल गर्म हो गया। कल दमादम मस्त कलंदर होने लगा था दाता साहब, लेकिन जो है ना दाता साहब से पहले ही इमरान खान साहब खिताब करके गाड़ी में से चले गए। लाहौर का सियासी माहौल गर्म है। इमरान खान साहब ने टेम्परेचर हाई रखा हुआ है। एक वक्त में ऐसी खबरें बनी गाला से आती थी, अब ज़मान पाक से आ रही हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिशें हतमी मराहिल में हैं और इस हवाले से कल इस्लामाबाद और लाहौर पुलिस सर जोड़ कर बैठी और फिर उन्होंने कहा कि हम कैसे गिरफ्तार करना है, इस पर गौर व फिक्र हुआ। इमरान खान ने कल अपनी रैली भी निकाली, एक पावर शो किया। कल उन्होंने 12 स्ट्रीट पावर दिखाई, लोग उनके लिए निकलते हैं, लोग उनके लिए निकले और इमरान खान साहब ने खिताब भी किया। इस्लामाबाद की 2 अदालतें हैं जिन्होंने जो जज धमकी केस है, ज़ेबा साहिबा जो हैं, उनको जो धमकी इमरान खान साहब ने एक जलसे में दी थी अपना इकबार में, उस केस में और तोशाखाना जो फौजदारी मुकदमा है, इसमें इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। उन्हें
18 मार्च को पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। इस्लामाबाद की जो पुलिस है इसने अदालती हुक्म पर अमलदारी के लिए हेलीकॉप्टर में कल लाहौर तक रसाई हासिल की, लाहौर पहुंची। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए जो पंजाब पुलिस है अब वो भी साथ है और पंजाब पुलिस ने कल अपने हर ताउन का यकीन दिलाया कि भाई आप पकड़े, हम आपके साथ हैं। तहरीक इंसाफ की रैली की बात हो रही है। जमान पार्क से दाता दरबार तक की रैली निकाली गई। इमरान खान साहब ने रैली की क़यादत भी की। बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठकर उन्होंने खिताब किया और इतवार को मीनार पाकिस्तान पर एक बड़ा जलसा करने का भी ऐलान किया है। इसके साथ साथ तोशा खाना का जी रिकॉर्ड मंजर आम पर आया है। कल भी हमने आपको खबर दी थी और इस बहती गंगा में सब ने हाथ धोए हैं, जिसमें सियासतदान हैं, अशराफियाँ हैं, खूब इन्होंने हाथ धोए इस बहती गंगा के अंदर। तहाइफ वसूल किए, कम मालियत के या बेशतर जो अदायगी करके अपने पास ही रख लिए, ज़्यादा मालियत के और बहुत कम सी उसकी अदायगी की गई। आसिफ अली जरदारी ने कोई तोहफा जो है तोशा खाना में जमा नहीं कराया। उन्होंने 12 करोड़ की गाड़ियां 2 करोड़ में खरीदी। नवाज शरीफ साहब ने 3 करोड़ 81 लाख के तहफ़ सिर्फ 76 लाख रुपए में समेटे, जबकि इमरान खान ने 10 करोड़ 9 लाख के तहफ़ सिर्फ 2 करोड़ रुपए में लिए। इसी सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब, उनसे हम बात कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हम ज़रा कल खान साहब की जो रैली है उसके हवाले से बात करेंगे। कल फिर वही इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का मामला हुआ। इस्लामाबाद पुलिस हेलीकॉप्टर में लाहौर पहुंची। लाहौर पुलिस ने भी ताउन की यकीन दहानी करी, पंजाब पुलिस ने। लेकिन कल खान साहब ने खिताब किया और बुलेट प्रूफ गाड़ी से ही किया और उसके बाद अब उन्होंने मीनार पाकिस्तान पे एक जलसे का ऐलान किया है। मौजूदा सियासी सूरत हाल को सर आप कैसे देख रहे हैं? इस वक्त तो मैदान में सिर्फ इमरान खान है और तो कोई नज़र नहीं आ रहा। दूसरे ड्राइंग रूम में बैठ के ये कोशिश कर रही हैं, ये मंसूबे बना रही हैं कि इंतखाबात को कैसे मुलतवी कराया जाए, और अगर नागुज़ीर हो जाते हैं क्योंकि अदालत का फैसला है तो कैसे इमरान खान को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया जाए और उनके वर्कर्स के साथ वही कुछ हो जो अभी हालिया दिनों में एक वर्कर पुलिस के हाथों मारा गया। वो लोग कहते हैं कि नहीं पुलिस ने नहीं मारा, कोई सड़क के ऊपर हादसा हो गया। ये मुतज़ाद बयान है, लेकिन ज़ाहिर है कि एक कारकुन हिलाक हुआ है और उसके बारे में जो तासुर आम तौर पर पाया जाता है वो तशद्दुद से उसको हिलाक किया गया है ताकि एक मिसाल बनाई जाए। अगर आप ये इस किस्म के जारी मुकदमात रोज़ाना बनाते रहते हैं, कुछ 76 के करीब मुकदमात हैं, और फिर कोयटा में भी आप बनाते हैं, सिंध में भी आप बनाते हैं, हर जगह के ऊपर बनाते हैं, तो आपका मकसद क्या है कि आप एक हमवार मैदान इंतखाबात के लिए बना रहे हैं या आप ये 13 जमाती इत्तेहाद को आगे करना चाहते हैं जो आगे होने के काबिल ही नहीं है। तो इस किस्म की कशमकश में तो मज़ीद इजाफा हो सकता है, क्योंकि जो मैदान में है और जो स्ट्रीट पावर है, जो लोग हैं, वो अगर एक तरफ है और इक़्तिदार के घोड़े के ऊपर ज़बरदस्ती या प्यार मोहब्बत से कुछ लोगों को सवार करके बिठाया गया है और उनके हाथ में डंडा आपने दे दिया है हुकूमत का, पुलिस का और पंजाब का, तो ये इससे क्या पाकिस्तान आगे बढ़ेगा या इससे क्या जमहूरियत मजबूत होगी? क्या इससे आइन और कानून की हुक्मरानी पैदा होगी? अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात आपने वर्ड यूज खाली मुकदमात, तो 2 मुकदमात है जिनके अंदर अदालत ने वारंट इनके जारी किए हैं। एक तोशा खाना का है और ये तोशा खाना से तोहफे लेके बेचने का नहीं है, मिस डिक्लेरेशन है, आपको पता ही होगा। उन्होंने जो डिक्लेयर की अमाउंट, उसमें वक्त का भी मसला है और उसमें अमाउंट का भी प्रॉब्लम है, नंबर 1। और दूसरा जो मुकदमा है वो जो मकामी जज है उनको धमकी देने का है, जो कि इमरान खान साहब ने एक जलसे के अंदर दी और फिर कन्फेस किया और उनकी अदालत में खुद गए भी माफ़ी मांगने के लिए, ऑन रिकॉर्ड ये भी है। तो इसमें ये जाली मुकदमे तो नहीं है दोनों? नहीं, देखिए, अगर आप इंसाफ की बात है, ये क्योंकि अदालत की बात हो रही है तो अदालत में इंसाफ होना चाहिए। पहली बात तो यह है कि अगर किसी ने माफ़ी मांग ली है तो फिर आगे मामलात को क्यों चलाया गया है? सबको अगर माफ़ी मिलती है तो इमरान खान को माफ़ी क्यों नहीं मिलती? दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी जलसे में और जिस तरह के ये फैसले कुछ हो रहे हैं, अब ये कह दें कि हम देख लेंगे, तो ये देख लेने से धमकी क्या होती है? धमकी तो एक स्पेसिफिक होती है और उसके ऊपर मुकदमा। अब ये देखें, जो कानून उन्होंने बनाया है कि इसके ऊपर भी आपके ऊपर मुकदमा बन जाता है
कि अगर आप ये कहें कि नहीं जी आप ये पुलिस तशद्दुद से ये ज़िले शाह हिलाक हुए हैं, ये अगर आप कहेंगे तो आपके खिलाफ मुकदमा बन जाएगा। तो फिर ये आज़ादी, ये तकरीर और तहरीर और ज़बान की आज़ादी आपके आइन में लिखी हुई है, आपकी ये राय हो सकती है, आप कहते हैं आपके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। अगर आप ये कहते हैं कि फलां शख्स मेरे कत्ल की साजिश कर रहा है और जिसके ऊपर के हमले हो चुके हैं, इसके ऊपर भी मुकदमा हो जाएगा आपके खिलाफ। ये तो ईरान में शहनशाह ईरान के ज़माने में या स्टालिन के रूस के ज़माने में ऐसे कवान नहीं थे। आप कह रहे हैं कि मुकदमात की नौयत ऐसी नहीं है जिस पे इतना सीरियस एक्शन हो, आप ये कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी जानिब डॉक्टर साहब, ये जो तोशा खाना का कल से क्योंकि बड़ा खबर इतनी वर्दी नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग कि इस पे बात की जाए, क्योंकि सब ने हस्बे तौफीक जिसको मौका मिला उसने फ़ायदा उठाया तोशा खाना से, लेकिन इसके बावजूद चूँकि खबर है तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप इस पे बात करें। कल काबीना ने डेवलपमेंट ये हुई है कि पाबंदी लगा दी है कि $300 से ऊपर कोई भी शख्स, और इसमें सिविल और मिलिट्री के ऑफिसर्स भी शामिल हैं, वो भी इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस, वो तोहफ़ा नहीं ले पाएंगे तोशा खाने से $300 से ऊपर का। एक तो आप इसको कैसे देखते हैं, और इससे पहले ये जो इतना वावेला है, नाम तो सभी के हैं, वो कहते हैं ना बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, तो दूर तलक चली गई, सब तक ही चली गई, तो क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये अभी रिकॉर्ड तो इन्होंने, हुकूमत ने कोई अपनी ख्वाहिश और मर्जी से तो नहीं हमारे सामने रखा, ये तो अदालत ने फैसला किया है। लेकिन जब जरदारी साहब ने वो गाड़ियां ली या उन्होंने डिक्लेयर ही कुछ नहीं किया, और नवाज शरीफ साहब ने जब इस तरह की गाड़ियां दी, तो तब अखबार में आप देख लें कि अखबार में मज़ामीन छपे, कहानियां आई, सब लोगों ने मीडिया में बात की, इन लोगों को ऊपर असर ही नहीं होता। और पनामा में कोई केस हो जाए, कहीं पे सरे पैलेस बन जाए और उसको बाद में कहें कि नहीं हमारा नहीं है, फिर जब उसको बेचने की बारी है कि जी बिल्कुल हमारा है, और बेच के आप कहीं और प्रॉपर्टी के पैसे और कहीं पे लगा लें। ये तमाशा ये इस कौम के सामने आ रहा है। ये आपके रहनुमा हैं जिन लोगों ने कि आप पर हुकूमत की है, कर रहे हैं, और अपनी औलादों को तैयार कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत जारी रखें। ये तो ये कोई किसी कौम का, किसी मुल्क का ज़वाल देखना हो तो इस किस्म के किरदार को आपको देखना होगा। और ये तो ये ऐसी बात है कि अगर किसी और मुहज़्ज़ब और बाशऊर शहरियों के मुल्क में इस किस्म के किरदार हों तो उनको जेल में होना होगा। यहाँ पे तो वो बना रहे हैं, हर चीज़ उनके हाथ में है। तो ये और यही वो रहनुमा है जो सालों साल हम पे हुकूमत करते आते हैं, और आवाम को भी शायद अब मेरे ख्याल से आदत होगी या इम्यून ही हो गए हम उनको इसी सूरत हाल में देख देख के। अच्छा डॉक्टर रसूल बख्श साहब, ये दूसरी जानिब दोबारा से अगर हम सियासत की जानिब आएँ, कल इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से इस्लामाबाद पुलिस हेलीकॉप्टर में आई, पंजाब पुलिस ने भी ताउन की यकीन दहानी कराई। दो के हम सबको पता है कि इस वक्त अगर पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो खान साहब एक बहुत पॉपुलर लीडर हैं। आपको लगता है कि गिरफ्तारी में हिचकिचाहट की एक बड़ी वजह यही है कि खान साहब की जो पब्लिक पॉपुलैरिटी है, आवाम के अंदर जो मकबूलियत है, इसकी वजह से ये हुकूमत इस वक्त रिलक्टेंट है गिरफ्तारी को लेके, या कोई और वजूहात भी हो सकती हैं? इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है? उसको जलील करना है, तजलील करनी है, टार्चर करना है, अगर मौका मिले तो तशद्दुद करना है, उसके जो इरादा है उसको तोड़ने की कोशिश करना है, वो उसके लिए तैयार है। लेकिन ये एक अगर ये इस वक्त की हुकूमत और इत्तेहादी और उनके सरपरस्त अगर ये समझ रहे हैं कि इमरान खान को अंदर डाल के वो इंतखाबी नताइज अपने हक में कर सकते हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। और अगर इन्होंने धांधली करने की कोशिश की तो हालात वही पैदा होंगे जो 1977 के इलेक्शन में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने धांधली की थी। उसके बाद देखिए आज तक पाकिस्तान पटरी पे नहीं आ सका। इंतखाबात हमेशा शफाफ होने चाहिए और उसके नताइज को दिल से तस्लीम कर लेना चाहिए। वो भी उस ज़माने के जो हमारे मगरबी पाकिस्तान के कायदीन थे और फौजी सरबराह थे, उन्होंने मशरकी पाकिस्तान में जो इंतखाबात के नताइज उनको तस्लीम नहीं किया था। अगर वो कर लेते तो पाकिस्तान कभी दो लख्त ना होता। क्या ये अंधे हो गए हैं कि तारीख से नहीं सीखते? क्या ये उनको पता नहीं है कि नुश्ते दीवार क्या है? या आप मुल्क में जमहूरियत ना रखें? डॉक्टर साहब, जो आप गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, खान साहब खुद भी अपनी स्पीच में कह चुके हैं कि अगर मैं गिरफ्तार होऊंगा तो गिरफ्तार होकर तो इंसान ज़्यादा मशहूर होता है, इंसान को ज़्यादा हमदर्दियाँ मिलती हैं।
उनको पता है फिर भी गिरफ्तारी नहीं देना चाहते, हिफाजती जमानत लेते हैं। कल भी उनकी एक दरख्वास्त खारिज हुई तो उनके वारंट बहाल हुए, तो गिरफ्तारी देना नहीं चाहते। दे दें अगर ज़्यादा मशहूर होना है उन्होंने। ये देखें, फिर आप कल गिरफ्तारी दे दें, आपके खिलाफ हम जाली मुकदमा बनाते हैं, मुझे गिरफ्तारी देनी चाहिए मशहूर होने के लिए। ये तो अपना फलसफा है ना, वो कहते हैं अगर गिरफ्तार हो तो ज्यादा मशहूर होंगे, ये उनका फलसफा है। नाइंसाफी और जुल्म को कभी तस्लीम नहीं करना चाहिए, उसके खिलाफ मज़ामत करनी चाहिए। वो अगर जबरदस्ती करते हैं तो और बात है। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो दूसरी जानिब अब खान साहब ने जो इतवार के रोज़ मीनार पाकिस्तान पे एक जलसा करने के हवाले से कहा है, अब ये जो इंतखाबी मुहिम का तो बाकायदा तौर पे इन्होंने आगाज़ किया था और बीच में हमने देखा है कि कुछ बदमज़गी के वाक़यात भी हुए। कल फिर भी मामला काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन आप ये जो निगरान हुकूमत है इनकी जानिब से इस जलसे के लिए इनको फैसिलिटेट करना, सारी चीज़ों को करना, आपको लगता है कि खान साहब वो पावर शो कर पाएंगे जो वो पहले किया करते थे मीनार पाकिस्तान के ऊपर ही? देखिए, मैं इनको जानता नहीं हूँ, ये जो साहब जिनको निगरान बनाया गया है, लेकिन उनके बारे में सुना हुआ है। ये किसी के मफादात की निगरानी के लिए बैठे हुए हैं। ये मनसब उनके लिए नहीं है, जिस मनसब के ऊपर बिठाया गया उनसे वही उन्होंने काम लेना है। आप खुद सोचें कि इंतखाबात होने को हैं, लोग इंतखाबात के लिए अपने कागजात जमा करा रहे हैं, तारीख तय हो गई है, तो क्या उसके लिए इलेक्शन मुहिम को नहीं चलाना चाहिए? इंतखाबी मुहिम हर पार्टी का हक है, चलाना चाहिए। और ये जलसा उसका लाहौर सबसे बड़ा एक यहाँ पे कंटेस्ट होगा मुस्लिम लीग नून और पीटीआई का, उनके लिए भी आज़ादी है, जाके अब जलसे करें। वो क्यों नहीं कर रहे, क्यों घबराते हैं? अवाम के सामने जाए। तो ये आज़ादी सबके होनी चाहिए और निगरान हुकूमत को किसी की निगरानी नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये है जो पंजाब का आईन और कानून है उसकी निगरानी करनी चाहिए, इंतखाबात की निगरानी करनी चाहिए। और ये सबको सहूलत देनी चाहिए। या पीटीआई करे, पीपल्स पार्टी करे, पीएमएलएन करे, मौलाना करे, कोई करे, यहाँ पे जलसे होने चाहिए। लास्ट मेरा सवाल, वक्त मेरे पास कोई 1 मिनट है तकरीबन, आखिरी 1 मिनट में ये सारा मंजरनामा तो आपके सामने है, आप चूँकि पढ़ाते हैं, आपका सब्जेक्ट है, ऐसे हालात के तनाजुर में हम किस जानिब बढ़ रहे हैं? हमारा पॉलिटिकल कल्चर, हमारा डेमोक्रेटिक फ्यूचर, हम किस जानिब बढ़ रहे हैं? आपको क्या दिख रहा है? हम बढ़ रहे हैं, एक बहुत बड़ा गड्ढा हमने खुद खोद रखा है, उसमें पहले गिरे हुए हैं और मजीद उसको खोद के नीचे की तरफ जा रहे हैं जहाँ कोई रोशनी नजर नहीं आएगी। ये चाहिए उन लोगों को जो सियासत यहाँ पे पाकिस्तान में मैनेज करते रही हैं, उनको ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, अपना काम करना चाहिए और सियासत में एक फितरी तवाज़ुन खुद पैदा हो जाएगा और वो सबका काम है, आपका भी, हमारा भी और हमारे सियासी का। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने अपना हमारे सामने रखा। डॉक्टर रसूल बख्श रईस, उनका कहना यह था कि सियासत को उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए, लोगों को अपनी राहें खुद मुतय्यन करना चाहिए और उसके बाद एक नेचुरल जो बैलेंस है इसके अंदर वो खुद ब खुद आ जाएगा। इसमें तो कोई शक नहीं है, जमहूरियत है ही वो जहाँ पे लोग और आवाम फैसला करें, ना कि कोई एक सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल फैसला करे कि लोग किसकी जानिब जाना चाहते हैं। सो अगर फिल वक्त लोग किसी एक सर्टन पार्टी को या लीडर को सपोर्ट कर रहे हैं तो दिस इज़ देयर चॉइस, दिस इज़ देयर डिसीजन। आई थिंक ऐसे ही इसी को हम जमहूरी कल्चर कह सकते हैं, इसको अगर आगे बढ़ाया जाए। कल एक और अहम खबर आई, इसमें हमने ज़रूरी समझा कि हम बात करते हुए आगे चले, वो नूर मुकद्दम केस के हवाले से है। आपको मालूम है नूर मुकद्दम एक खातून थी जिनको ज़ाहिर जाफ़िर नामी एक शख्स ने बड़ा बेदर्दी से कत्ल कर दिया था और उसके बाद इनके ऊपर केस चला, उन्हें बाकायदा तौर पर इस पर सज़ाए मौत दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल ये जो नूर मुकद्दम केस है इसमें बड़ा अहम फैसला था। मुजरिम ज़ाहिर जाफ़िर के हवाले से उनकी न सिर्फ सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ जो अपील थी उसको मुस्तरद किया, बल्कि उनको 2 बार सज़ाए मौत देने का हुक्म जारी रखा, बरकरार रखा। शरीक मुल्ज़िमान की अपीलें भी अदालत ने मुस्तरद कर दी इस हवाले से, जो शरीक कार थे सारे अमल के अंदर। और ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है मला जो कल हमने देखी। बिल्कुल, अदालत ने ज़ाहिर जाफ़िर की रेप के जुर्म में 25 साल की जो कैद थी उसको भी सज़ाए मौत के अंदर तब्दील कर दिया और अपील भी उनकी जो सज़ाए मौत के हवाले से थी उसको खारिज कर दिया। और हाई कोर्ट में सज़ाओं के खिलाफ अपील जो है उन्होंने दायर कर रखी थी ज़ाहिर जाफ़िर ने। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस एजाज इसहाक खान ने महफूज फैसला सुनाया और 20 जुलाई 2021 को नूर मुकद्दम को इन्होंने कत्ल किया था और उसके खिलाफ इन्होंने अपील की थी सज़ाए मौत के हवाले से, लेकिन वो अपील को खारिज कर दिया गया और 2 बार इनको सज़ाए मौत सुनाई। बहुत अच्छा फैसला है भाई, सोसाइटी के अंदर इसको बड़ी मस्बत निगाह से देखा जा रहा है। बड़ा ब्रूटल एक एक्ट था जो कि
इन साहब ने किया था। इन खातून को न सिर्फ उन्होंने उनका रेप किया, उनको कत्ल किया, बल्कि बहुत बेदर्दी से कत्ल किया। वी कांट इवन एक्सप्लेन हाउ शी वाज किल्ड। और इसके ऊपर बड़ा एहतजाज भी हुआ। उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस केस के अंदर ज़ाती दिलचस्पी लेते हुए ये ऐलान किया था कि वो इसको पाए तकमील तक पहुँचाएँगे। और अब इस जुर्म में 25 साल कैद की सज़ा भी सज़ाए मौत में तब्दील कर दी गई है। जस्टिस आमिर फारूक साहब इस बेंच को लीड कर रहे थे। अदालत ने जो 2 शरीक मुल्ज़िमान हैं उनकी भी अपीलें इस हवाले से मुस्तरद कर दी, जबकि 9 मुल्ज़िमान की जो बरीयत है इसके खिलाफ मुद्दई मुकदमा की अपीलें भी खारिज कर दी हैं। यह हाई कोर्ट का फैसला है। और इसके बाद जो नूर मुकद्दम साहिबा है मरहूमा, उनके वालिद शौकत साहब जो हैं, जो खुद एक डिप्लोमेट रहे हैं, उन्होंने अदालती फ़ैसले को खुशाइन करार दिया है। और इससे पहले उन्होंने ऐलान किया था और मीडिया कि वो इस केस के अंदर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे अपनी बेटी के खून के लिए। और ये जो मुकाबले ये बड़े मारूफ सिफारतकार हैं, इनसे हमारा इंटरेक्शन भी होता रहा हमारे शोज़ के अंदर। तो अल्लाह करे जी केस पाए तकमील तक पहुँचे। और अब लोग कह रहे हैं कि वाई दिस जस्टिस इज़ बीइंग डिलेड, इसको पाए तकमील तक पहुँचना चाहिए और ज़ाहिर जाफिर को इबरत का निशान बनना चाहिए। डेफिनेटली ऐसे केसेस बनने चाहिए ताकि नूर मुकद्दम जैसे वाक़यात आइंदा फ्यूचर के अंदर ना हो सके। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट फैशन ऑफ फन इमरान नासिर के साथ, जिसमें आज हजबेरी यूनिवर्सिटी का डिग्री शो है, उसको हमने कवर किया। क्या हुआ वहाँ पे आपको दिखाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। किसी भी मुल्क की इकनॉमिक डेवलपमेंट उनके स्टूडेंट से बेस करती है। आज मैं आई हूँ हजबेरी यूनिवर्सिटी, जहाँ फैशन एंड टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के 50+ स्टूडेंट्स ने अपना फाइनल थीसिस डिस्प्ले किया है। सो लेट्स एक्सप्लोर देयर वर्क। वुमेन राइडर, ये मुझे कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट की फील दे रही है, जो मैं तो जिसको बहुत सपोर्ट करती हूँ। तो चलें इनसे बात करते हैं चल के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा थीम है वुमेन राइडर। अगर लड़का बाइक ड्राइव कर सकता है तो लड़की भी कर सकती है। ये मेरी बाइक है, मैं इसे खुद ड्राइव करती हूँ। आप इसको खुद राइड करती हो? सारे डिज़ाइंस, ये फैब्रिक के सारे डिज़ाइंस लगे हुए हैं, जिसके ऊपर मैंने थ्रेड वर्क किया हुआ है। और ये ऑलमोस्ट सारा जो है, ये बैक साइड पर जो पोस्टर है, ये भी मैंने खुद डिज़ाइन और अच्छा, ये आपने खुद पेंट भी खुद किया हुआ है। अच्छा, तो बेसिकली आपका थीम, आपने आपका आगे जाके मोटिव है कि आपने एक रेस्टोरेंट खोलना है जो प्रमोट करेगा उन लड़कियों को जो राइड करती हैं। हमें कहीं पे भी जाना होता है तो जी अब कोई होना चाहिए जो हमें ले जाए, ऐसा नहीं होगा, अब हम खुद भी जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू। थैंक यू। इस थीसिस की थीम करेंसी है। और अगर हम लोग देखें कि इसके जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन देखें, इनके ऊपर जो प्रिंट हुआ हुआ है ये भी करेंसी से सब इंस्पायर्ड होकर इसकी प्रिंटिंग हुई हुई है। ये देखिए, इसे लिखा हुआ है पाकिस्तान, रुपया, ये सब बिल्कुल जो करेंसी के ऊपर प्रिंट है, ये सब प्रिंट इन्होंने इसके ऊपर किया हुआ है। अच्छा, तो इनकी थीम मशरूम है, लेकिन इनका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, किस तरह से ये काम करती हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट स्टेप ये है कि हम लोग पहले रिसर्च करते हैं, उसके बाद डेप्थ तक जाते हैं कि मतलब वो चीज़ क्या है, उसके क्या फंक्शंस हैं, उसके क्या यूजेस हैं। देन उसके बाद हम लोग ये डेवलपमेंट्स वगैरह बनाते हैं। जैसे मशरूम है, उसके जो टेक्सचर जो हैं, उसकी जो शेप्स वगैरह, उनसे इंस्पायर होकर हम लोग फिर ड्रेसेस क्रिएट करते हैं। ये मशरूम जो है वो थोड़े से वाइब्रेंट कलर्स होते हैं, तो मैंने उसमें रहते हुए कि मैंने ये कलर्स जो हैं ये मैंने चूज़ किए थे। देन उसके बाद हम लोग फैब्रिक सिलेक्शन करते हैं। फैब्रिक सिलेक्शन में ये है कि अब मशरूम जो है वो थोड़ा सा, उसकी ऊपर लेयर जो है वो थोड़ी वेलवेटी होती है, तो वेलवेटी में ये होता है कि फिर मैंने ये मशरूम जो है वेलवेट में मैंने चूज़ किया था, और उसकी शेप्स देने के लिए उसमें मैंने फिर ऑर्गेन्जा यूज़ किया था। तो बेसिकली आपने स्टार्ट की रिसर्च से, फिर उसके बाद आपने ये बना। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। इट्स रियली इम्प्रेसिव। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, तो इस वक्त मेरे साथ हजबेरी यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मौजूद हैं। इन्होंने पिछले 4 साल के अरसे में फ़ैशन डिज़ाइन और टेक्सटाइल डिज़ाइन के स्टूडेंट्स ने सीखा है कि एक यार्न को एक फैब्रिक किस तरह बनाया जाता है, एक फैब्रिक को डिज़ाइन किस तरह किया जाता है, उसको कट लाइंस में किस तरह, एक क्लोथिंग लाइंस में किस तरह लेके आया जाता है, और मर्चेंडाइजिंग किस तरह होती है। आप यहाँ पर सिल्क डिज़ाइन देखेंगी, आप यहाँ पर हर तरह के फैशन डिज़ाइन और टेक्सटाइल डिज़ाइन की। आई कुडंट इवन थिंक ऑफ दैट, जो मैं यहाँ देख चुकी हूँ। न्यूज़पेपर किसी ने यूटिलाइज किया हुआ है, छोटी छोटी चीज़ें आप सोच भी नहीं सकती। अच्छा, ये कपड़ा भी इसमें यूज़ हो सकता है, तो इट वाज really impressive, really true. So this is the main motive that students should have this platform and they should have the skill set to bring about their talents. Thank you so much. Thank you very much.
अच्छा, तो आई रियली लाइक द थीम, आई रियली लाइक द आइडिया। फाइनली किसने डिप्लोपिया के बारे में बात की है, तो इसके क्या आइडिया है, ये किसने क्रिएट किया, उन्हीं से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ इट्स अफजल। मैंने अपने बचपन से रिलेटेड ये काम उठाया, इंस्पिरेशन मैंने वहीं से ली, और इसमें ये होता है कि आपको डबल डबल नज़र आता है सारा। ठीक है। स्लाइटली मूव हो जाती है, एक ही ऑब्जेक्ट जो है ना दो नज़र आते हैं आपको। बेसिकली ये एक्सट्रोपिया है। एक्सट्रोपिया में आपकी मिस अलाइनमेंट होती है आइज़ की। उसके बाद ये आगे से टाइप्स हैं दो, या तो आप ब्लरीनेस की तरफ चले जाते हैं या आप डबल विजन। मेरा सारा डबल विजन पे काम है। रिसर्च बोर्ड्स मेरे ये हैं। बेसिकली मैंने अपने चाइल्डहुड मेमोरी से सारा कुछ निकाला है। आपका आउटवर्ड भी हो सकता है, आपका इनवर्ड भी हो सकता है। मेरा आउटवर्ड का है। फिर मैंने अपने रोज़मर्रा के जो ऑब्जेक्ट्स होते थे उनको मैंने डबल विजन में क्रिएट किया सारा, और उससे आगे कॉम्पोजिशन जो है ना वो मेरी बनी है। लोगों को पता चलना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि कैसा नज़र आता है पढ़ना और ये वो। मैंने बचपन से 10 साल जो भी मैट्रिक तक पढ़ा है ना, मैंने डबल विजन में पढ़ा, और बहुत मुश्किल होता है ये पढ़ना। तो उसके बाद अब ठीक है, थोड़ा अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आपका थीसिस था, बहुत अवेयरनेस ये लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मरियम। अच्छा मरियम, तो आपके थीसिस की थीम क्या है? मेरी थीसिस की थीम है ब्रेक द साइलेंस। अच्छा, तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके जितने भी आउटफिट्स हैं इसमें कोई ऑर्गेन्जा, कोई नेट या शिफॉन मुझे नज़र नहीं आ रही है। तो हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि आपको कौन सा फैब्रिक चाहिए अपने थीसिस के लिए? एक्चुअली जो हमारा थीम है, हम उसकी एक फील होती है। जैसे कि मेरा थीम है ब्रेक द साइलेंस, तो आई डिसाइडेड टू गो फॉर द फील, द पर्सन जो इससे गुजर रहा है कि वो किस तरह की चीज़ को मतलब किस तरह फील करता है। जो एसिड अटैक के विक्टिम्स हैं उनकी स्किन बर्न की जाती है। सो जब उनकी स्किन बर्न होती है उसमें एक टेक्सचर क्रिएट हो जाता है। उस टेक्सचर को मैंने अपने टेक्सटाइल में यूज़ किया। फिर आई थॉट कि मैं उस चीज़ को किस फैब्रिक में बहुत ही रियलिस्टिक वे में अचीव कर सकती हूँ। जो शिफॉन है, जो लेदर की डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं, जैसे सिंथेटिक लेदर हो गया, उन सबको मैंने ट्राई किया। जो मेरा बेस्ट गया एज लाइक स्किन, वो मेरा था प्योर लेदर और स्वेड पे। तो आई डिसाइडेड टू गो फॉर द प्योर लेदर एंड स्वेड। आज मैं HBD यूनिवर्सिटी, जहाँ मैंने स्टूडेंट के आइडियाज़ पर डिफरेंट थीसिस देखे जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे। यहाँ पे आके मुझे एक चीज़ तो पता लग गई कि हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है। आई रियली होप कि जितना टैलेंट इनके अंदर है ये लोग उतना ग्रो भी करें। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। भाई, क्रिकेट के बारे में हम जितनी बात करें उतनी कम है, बिकॉज वी लव टू टॉक अबाउट क्रिकेट। और आज भी हमने फैसला किया कि थोड़ा सा मजीद इस पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसी मिसालें पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर यूजुअली मिलती नहीं है, मैनेजमेंट ऐसे रिस्क लेती नहीं है। और दूसरी बात यह है कि फिर इस पर तनकीद भी बहुत बड़ी आ जाती है कि जी आपने एकदम से पुरानी स्टैब्लिश टीम जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, वर्ल्ड कप का फाइनल खेल के आई है, उसको आपने एकदम से तब्दील करके रख दिया। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा रिस्क है जो कि टीम ने लिया है। सीनियर जितने भी प्लेयर्स हैं, इंक्लूडिंग बाबर आजम द कैप्टन, इंक्लूडिंग शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, रिजवान, इन सबको आराम देने का फैसला किया गया है। फखर जमान भी शामिल है इसमें। मैंने उनको सीनियर्स में शामिल नहीं किया इसलिए मैंने आपको थोड़ा बट यस, ही इज इन अ गुड फॉर्म, ही इज इन अ वेरी गुड फॉर्म। बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं फखर। आई एम सॉरी फखर। अफगानिस्तान के लिए T20 सीरीज के लिए जी शादाब खान कप्तान है, जैसा कि हमने आपको बताया। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और फखर जमान टीम में नहीं है। 15 रुकनी कौमी स्क्वाड है। चीदा नामों में आजम खान है, एहसानुल्लाह है, माद वसीम है, जमान खान, तैयब ताहिर, साइम अयूब अपनी इस स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब। बिल्कुल, अब्दुल्ला शफीक, शाद मसूद, माद वसीम, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, इफ्तिखार अहमद, नसीम शर, वसीम जूनियर भी स्क्वाड का हिस्सा है। इब्रार अहमद, हसीबुल्लाह, उसामा मीर जो के लिए रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल है। और ये जो सीरीज़ है 24 मार्च को शारजा में शुरू होगी। और इसी प्रेस में जो मैंने शो के स्टार्ट में भी बात की थी, नजम सेठी साहब ने भारत के हवाले से मौक़िफ़ दिया था कि एशिया कप पाकिस्तान से अगर शिफ्ट हुआ तो फिर पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को भी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। क्यों देते हैं हमारे सहाफ़ी भारत के इसके ऊपर जो पता नहीं क्या। आपकी इजाज़त से मैं जरा भट्टी साहब से पूछ लेते हैं। अब्दुल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। भट्टी साहब, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो सुबह बखैर और बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भारत क्रिकेट के बारे में बात करना? आई मीन, एक ऐसी टीम जो वर्ल्ड कप के फाइनल तक भी रसाई हासिल नहीं कर सकती, जिसके अब मेरे ख्याल में शायद ही कोई एक प्लेयर है जो इस वक्त टॉप 10 के अंदर में नज़र आएगा। हमारे तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं बॉलिंग बैटिंग के अंदर। तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हमारे जर्नलिस्ट के लिए क्यों है कि हम इतनी इंपॉर्टेंस दे के बार बार उन पर बात करें? भाई खेलना होगा खेल लेंगे, नहीं खेलना होगा नहीं खेलेंगे। योर टेक ऑन इट सर, भट्टी साहब। इमरान, हम जब छोटे थे ना, उस वक्त हम देखते थे कि बच्चे अमेरिका के खिलाफ गलियों में नारे लगा रहे होते थे। लेकिन आप देखें, अमेरिका दुनिया के लिए लाजिम और मंजूम है, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है। इसी तरह भारत जो है
भारत को हम कुछ भी कह लें। बहरहाल की माजरत, आपकी वीडियो नहीं देख पा रहे हम, वीडियो ऑन है? जी ऑन है। ओके ओके जी, प्लीज जारी रखिएगा। तो बेसिकली भारत जो है उसका एक दुनिया में नाम तो है क्रिकेट में अगर सुपर पावर भारत को कहें तो गलत ना होगा। तो मेरे ख्याल में यही वजह है कि बार बार हम भारत का तस्करा करते हैं और दुनिया में जितनी स्पॉन्सरशिप है वो भी भारत की वजह से। और फिर हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूबर्स को भी उसी वक्त रेटिंग मिलती है जब वो भारत का जिक्र करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो यूट्यूबर्स को रेटिंग मिलती नहीं है। तो ये भारत इसलिए भी लाज़िम मलज़ूम है कि वहाँ की मार्केट बड़ी है, पैसा बहुत ज्यादा भारतीय मार्केट में। बिल्कुल ठीक हो गया। तो भाई साहब, अब ये जो नजम सेठी साहब ने, अगर हम इस टॉपिक पे बात करें तो इस सवाल के साथ इसको वाइंड अप करते हैं। जो नजम सेठी साहब ने बात की है, अगर पाकिस्तान एशिया कप की मेज़बानी नहीं करेगा और इंडिया यहाँ पे खेलने नहीं आएगा तो फिर पाकिस्तान भी इंडिया जाकर नहीं खेलेगा। इस मौक़िफ़ को आप किस तरह से देखते हैं? ये पॉसिबल होगा? और इस स्टांस है वो क्लियर तो है, क्या इस पर हम डट पाएंगे? बड़ी साहब, आपको आवाज़ आ रही है? मेरे ख्याल से कुछ कनेक्शन का इशू है, लेकिन स्टिल हम कोशिश करते हैं कि अब्दुल माजिद भट्टी से हम दोबारा बात करने की कोशिश करें। पाक अफगान सीरीज़ है जिसके हवाले से हम बात करने वाले हैं। T20 सीरीज़ है जिसमें बहुत सारे नौजवान प्लेयर्स को शामिल किया गया स्क्वाड में। शादाब खान की कैप्टनसी में ये T20 सीरीज़ होगी और अफगानिस्तान की इस जो 15 रुकनी स्क्वाड है इसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स को जगह दी गई है जिसमें पाकिस्तान के जहां आजम खान है, दीगर प्लेयर्स शामिल हैं। सो इट्स इंटरेस्टिंग। सो आर यू हैप्पी ऑन दिस? व्हाट्स योर टेक? यस, आई एम हैप्पी। मुझे लगे ऐसे प्लेयर्स को मौका मिलना चाहिए। बहुत सारे जो PSL में परफॉर्म करते हैं, बड़े मैचेस में आजमाने से पहले इस तरह की सीरीज के अंदर उनको जरूर आजमाना चाहिए, उससे इंपैक्ट अच्छा आता है। और बाबर आजम आर्मी के नाम से एक वेरीफाइड ट्विटर भी है बाय द वे, सो वो उनको थोड़ा सा एतराज है कि व्हाई बाबर आजम इज बीइंग रिमूव फ्रॉम द कैप्टेंसी। आई थिंक देयर इज नो हार्म इन अ सेंस। बाबर आजम हमारे नंबर 1 और दुनिया के नंबर 1 बैटर तो हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। शादाब की सूरत में अगर हमें कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव या रिजवान या शाहीन की सूरत में कोई अच्छा कप्तान ऑल्टरनेटिव मिल रहा है तो इसमें क्या हर्ज है? बाबर अपनी नेचुरल गेम तो करें। विराट की बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि जब उनको कैप्टन बनाया गया ही लॉस्ट हिज फॉर्म, लेकिन जब वो दोबारा से एज प्लेयर खेल रहे थे तो ही इज अगेन उन्होंने प्रूव किया कि ही इज द बेस्ट। तो आई थिंक देयर इज नो हार्म। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये, जब आप शादाब की बात करी थी, एक्चुअली मेरे जहन में एक बात आई हुई थी कि शादाब का असल इम्तहान तो एलिमिनेटर्स के अंदर है। पहले तो बाबर से उन्होंने टकराना है पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच में, और देयर इज जस्ट वन चांस। इनके मैच के अंदर एक ही मौका है, जो हारा वो घर जाएगा। और अगर ये मैच शादाब हार जाते हैं तो फिर इस सिलेक्शन के ऊपर हो सकता है कोई सवाल उठे। नहीं, वैसे आई डोंट थिंक जितने पहले कैप्टनसी के हवाले से जितना अर्ली इसको डिसाइड किया। देखें, आज हम PSL की बात नहीं करें, आज हम सिर्फ पाक अफगान सीरीज की बात करें। सो इट हैज़ एन इम्पैक्ट। इट वॉज ए न्यूज़ जिसमें ऑब्वियसली लोगों की तवज्जो रही। जिस तरह आपने कहा, बहुत सारे लोग इस पर एतराज़ भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस पर खुश भी हो रहे हैं। हर एक के अपने कंसर्न्स हैं, लेकिन अच्छा, आपने एक बड़ी दिलचस्प चीज़ नोटिस पता नहीं की होगी शायद, वो है इस तमाम पुराने जो लड़के हैं उनमें नसीम शाह जो हैं वो इस स्क्वाड के अंदर मौजूद हैं। आपको याद है नसीम शाह ने वर्ल्ड कप के मैच के अंदर अफगानिस्तान के खिलाफ 2 छक्के लगाए थे और उसी से नसीम शाह बिकेम द स्टार नसीम शाह, और लोगों ने इनको पसंद करना शुरू किया। आई थिंक कहीं ना कहीं सिलेक्टर्स के माइंड में ये जरूरत है कि नसीम शाह फैक्टर शुड बी देयर, कि उन्हें 2 छक्के और लगाने की जरूरत पड़ जाए या अफगानिस्तान के खिलाफ बड़े एग्रेसिव। और उन छक्कों से भी ज्यादा अरुणा जो उनका रिएक्शन था ना, द वे उन्होंने हेलमेट फेंका था और अपना ग्लव उतार के फेंका था, वो लोगों को बड़ा नोटिस हुआ था। वो मैच उस वक्त उस सिचुएशन में था जहां पे जीरो एक्सपेक्टेशन थी एंड नोबडी वाज ऑलमोस्ट, हाँ, किसी को ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि नसीम शाह आएंगे बिल्कुल एंड में और वो आके 2 छक्के मारेंगे और हम मैच जीत जाएंगे। आई रिमेंबर आई वाज वाचिंग समवेयर जहां पे पब्लिक थी और एवरीवन वाज शॉक, इन स्टेट ऑफ शॉक के वाकई क्या इन 2 छक्कों ने हमें मैच बचा लिया। एंड दैट वाज अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान। And I was actually listening that match on radio. I was traveling and I couldn't watch. But क्या बात है भाई। तो खैर नसीम शाह इसके अंदर मौजूद है। Once again just to let you know, ये जो 15 रुकनी स्क्वाड है इसमें जनाब आजम खान साहब हैं, इसमें एहसानुल्लाह इमाद वसीम है, जमान खान है, तैयब ताहिर भी इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा साइम अयूब बहुत जबरदस्त हमारा बैटर है। सारे PSL के जो परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ सीनियर्स का ये कहना था कि साइम को भी इंटरनेशनल टीम में नहीं लाना चाहिए, उनको अभी मजीद डोमेस्टिक खिलाना चाहिए, लेकिन PCB का एक बहरहाल फैसला है। और इसके साथ साथ मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ, इफ्तार अहमद, नसीम शाह और वसीम जूनियर भी हैं। कल मुझे कामरान अकमल की एक बात बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने कहा अगर सारी सीनियर टीम भेज देते इस टूर्नामेंट में तो फिर भी तनकीद PCB पे आती, देखो जी नए बच्चे इतना अच्छा खेल रहे थे, नए बच्चे अब नए भेजे तो सीनियर्स के हवाले से तो तनकीद तो आती रहती है। मेरे ख्याल में हमें चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए और शादाब इज बीन अ वेरी गुड कैप्टन। अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को
को देखें, अपनी टीम को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वो लेकर चले हैं और पिछले सीज़न जब से वो कैप्टनसी कर रहे हैं बहुत कमाल कर रहे हैं। तो आई थिंक देयर इज़ नो हार्म कि आप किसी नए चेहरे को मौका दें इसका। बिल्कुल, और आपको इस सारे स्क्वाड में जिसमें नए लोगों को शामिल किया गया, साइम अयूब के अलावा किसकी सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि जिसने बहुत इफ़ यू आस्क मी देन एहसानुल्लाह इज़ दी टैलेंट जिनको बॉलिंग के अंदर, और पाकिस्तान का ये खासा रहा है कि पाकिस्तान ने बड़े ज़बरदस्त बॉलर्स पैदा किए हैं और अब आप हर टीम के अंदर उठा के देख लें, जो पेस अटैक है सबसे ज़बरदस्त वो पाकिस्तान के अपने बॉलर्स का है। हाँ। और PSL को मुनफरिद ही ये चीज़ करती है कि पाकिस्तान के पास या पाकिस्तान की जो लीग्स के अंदर बॉलर्स हैं मिला वो दुनिया के पास नहीं है, और इसीलिए जो मुख्तलिफ बैटर्स हैं, रिली रोसो जैसे बैटर्स हैं या जैसन रॉय जैसे बैटर्स हैं, गप्टिल जैसे बैटर्स हैं, वो पाकिस्तान में इसीलिए बार बार आके खेलना पसंद करते हैं कि उनको पता है कि हमारी बॉलिंग के अंदर क्या क्लास है। तो शायद यही वजह, और मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा है। फिर उसामा मीर एक बहुत अच्छा इजाफा है पाकिस्तानी स्क्वाड के अंदर, दो के भी वो रिजर्व प्लेयर्स के अंदर है, बट उनका भी बहुत अच्छा फ्यूचर हमें नज़र आता है। तो आई थिंक इट्स अ गुड चेंज। और दूसरी बात ये कि मैचेस अफगानिस्तान से हैं, अफगानिस्तान की टीम में बताना ज़रूरी समझता हूँ कि वो टीम है जिसे पाकिस्तान ने उस पौधे को खुद पाकिस्तान ने पानी लगाया, और रिसेंटली अफगानिस्तान के कोच भी उमर गुल रहे हैं। अफगानिस्तान की क्रिकेट को हमसे बेहतर कोई नहीं समझता, ज्यादा प्लेयर तो रही पिशावर में भाई, लेकिन कभी कभी वो हमें आंखें भी दिखा देते हैं। नहीं, वो अक्सर दिखाते हैं, उनकी आदत है। चले जी, PSL की बात कर लेते हैं। PSL की अगर हम बात करें, HBL, PSL, सुपर लीग, इसके प्लेऑफ मरहले के हवाले से बात करेंगे तो चारों टीम्स आपको पता है, लाहौर कलंदर्स, पेशावर ज़ल्मी, मुल्तान सुल्तान्स, और ये सारी टीम्स पहुंच चुकी हैं। और इसके बाद अब जो अगला मरहला है PSL का वो बहुत ही एक्साइटिंग और थ्रिलिंग होने वाला है। बिल्कुल, पहले जो दो टॉप टीम्स हैं उनके पास दो चांसेस मौजूद हैं, दैट इज ऑब्वियसली लाहौर एंड मुल्तान। उनमें से जो भी जीतेगा वो डायरेक्ट क्वालिफाई करेगा फाइनल के लिए, और इस्लामाबाद पेशावर में से जो हारेगा वो खेलेगा उस टीम से जो पहला मैच हारेगी, एंड देन फाइनल होगा। चले जनाब, हमने अब एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक से पहले हम चूंकि PSL के मैचेस के हवाले से बात कर रहे हैं तो इसका थ्रिल और इसकी एक्साइटमेंट जैसे जैसे आगे बढ़ेगी हम आपको बताते रहेंगे, और लाहौर और मुल्तान के हवाले से बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे और अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी, जिसमें हमना खालिद आज हमारी मुलाकात करवा रही है गिलगित बल्तिस्तान के वजीर ख़जाना जावेद अली साहब से। अस्सलाम वालेकुम। ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में मैं हूँ आपकी होस्ट हमना खालिद, और इट्स बीन वेरी लॉन्ग। वैसे मैंने कहा थोड़ा सा पहले इसमें स्टार्ट ले लेती क्योंकि काफ़ी अरसे बाद मैं वापस स्क्रीन पे, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ भूल गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपके अंदर एक इनर टैलेंट होता है ना, वो वहीं का वहीं रहता है, और जिस चीज़ से आप पैशनेट होते हैं ना, वो चीज़ आपकी कभी बदल नहीं सकती। तो आज इसलिए ये भी मैंने स्टार्टिंग में कह दी, जिनसे मैं आज मिलवाने जा रही हूँ, थोड़ी उनकी पर्सनैलिटी भी कुछ ऐसी ही है, और स्पेसिफिक वो GB में पैदा हुए, वो स्पेसिफिकली मैं मेंशन कर रही हूँ क्योंकि उसके बाद उन्होंने जंप मारा टुवर्ड्स कराची, वहाँ से उन्होंने स्कूलिंग की, देन वो एबटाबाद आए कॉलेज, देन कराची के बाद लाहौर यूनिवर्सिटी, तो पूरा पाकिस्तान कवर किया। लेकिन इट्सेल्फ वो पॉलिटिशियन है, मेंबर है गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली के, और बाकी इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करवाऊंगी, जावेद अली मानमा मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताएं कि तकरीबन पूरा पाकिस्तान ही आपने सारे प्रोविंसेस घूम लिए, पढ़ भी लिया, तो किस तरह आपने ये चॉइस किया? योर फर्स्ट चॉइस इज़ टू बिकम अ पॉलिटिशियन, और ये कोई इंसिडेंट था? देखिए जी, जहाँ तक आपने इंट्रो में बताया कि हम GB के लोग जो है ना, वो सिर्फ मेरा ये मसला नहीं है, ये पूरे गिलगित बल्तिस्तान के हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं, हम कॉन्टिन्यूसली ट्रैवलिंग में रहते हैं, क्योंकि जो सहूलियात, जो तालीमी जो क्रेज़ है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को, जो तालीम का शौक़ है, वो हमें पूरे पाकिस्तान में फिर आता है। लाइकवाइज मेरे साथ भी यही हुआ, और मेरी स्कूलिंग जो है वो कराची की है। मैं वालिद साहब मेरे सरकारी मुलाजिम थे कराची में, तो स्कूलिंग के बाद फिर एबटाबाद से यूनिवर्सिटी लाहौर की, और फिर इस्लामाबाद से भी मेरी यूनिवर्सिटी हुई। और अब जहाँ तक बात है पॉलिटिक्स की, आई एम नॉट इन पॉलिटिक्स बाई चॉइस। अनटाइमली डिवाइस ऑफ माई अंकल ड्रैग्ड मी इनटू पॉलिटिक्स। हम एक सियासी फैमिली से थे। अंकल मेरे जो हैं वो 90 की दिहाई से इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उनका जो विसाल था, उसके बाद फिर मुझे सियासत में आना पड़ा। और अब चूँकि अब ये सियासत जो है वो यकीनन अब कौमी पेशा बन गया है हमारा, तो ख़ानदानी पेशा है, तो हम कोशिश करते हैं कि लोगों की खिदमत जो है वो जारी रखी जाए, तो उस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक आगे चल पाते हैं। तो आप एजुकेशन की बात कर रहे थे टुवर्ड्स GB, तो लिटरेसी रेट अब तक गिलगित बल्तिस्तान का सबसे हाई है,
ऐसे ही है। तो ऐसा क्यों नहीं है कि अच्छे स्कूल्स, यूनिवर्सिटी वहाँ पे अब तक मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटीज़ इतनी कोई हाई लेवल की नहीं बनी। मैंने देखा है कि ज़्यादातर मेरे बहुत से फ्रेंड्स भी हैं जो टूवर्ड्स इधर आते हैं इस्लामाबाद, पंजाब की तरफ पढ़ने के लिए। देखिए, मैंने आपको बताया कि जीबी बीइंग अ फार फ्लंग एरिया, और दूसरा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बार्गो है, कॉन्स्टिट्यूशनल लिम्बो में है। आइनी तौर पे अभी तक पाकिस्तान के आइनी धारे में अगरचे नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली पाकिस्तान, और हम बहुत ज़्यादा मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं गिलगित बल्तिस्तान के लोग अल्हम्दुलिल्लाह। जो तालीमी मयार है, तालीमी मयार जितना है उतना कोशिश है कि बेहतरी की तरफ जाए। जहाँ तक लिटरेसी रेट का ताल्लुक है तो कंपैरेटिवली पूरे पाकिस्तान के सूबों में गिलगित बल्तिस्तान का जो शरह ख्वानदगी है वो सबसे बेहतर है। और इसकी वजूहात के अंदर जो क्रेज़ है, जो ग्रेविटी है टूवर्ड्स एजुकेशन, हमारे लोग पाकिस्तान के तमाम जामियात के अंदर, अच्छी जामियात के अंदर और अच्छी पोजीशंस के ऊपर हैं। और हुकूमत जो है यकीनन महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए हमारी अभी भी कोशिश है कि हम तालीमी बेहतरी की तरफ, इस गवर्नमेंट की तो प्रायोरिटीज़ के अंदर एजुकेशन है। और अब तक पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में हमारा वाहिद सूबा है कि जो डबल डिजिट्स के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने महदूद वसाइल में, अगरचे हमारा बजट बड़ा महदूद है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, यूजुअली आप जीबी में, लेकिन एक रीज़न जो कि मुझे भी पता चली टूवर्ड्स फंडिंग, तो क्या ये सच है कि आप यहाँ आने की रीज़न यही है? देखिए जी, इसमें गिलगित बल्तिस्तान जो है वो वफाक से ग्रांट के ऊपर चलता है, और IBC जो इंडिकेटिव बजट सीलिंग हमें मिलती है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, उस बुनियाद के ऊपर हम अपने जो महासिल हैं, एक्सपेंडिचर और जो इनकम है उसका तखमीना बजट बनाते हैं। तो हमारे आने का मकसद ये था कि हम इंगेज करें, और हमारी 1-2 इंगेजमेंट्स यहाँ हुई हैं और आगे भी 1-2 इंगेजमेंट्स प्लान हैं, जिसके नतीजे में वीट के अंदर थोड़ी सी हमें रिलीफ अभी मिली है। और हम आगे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो डेवलपमेंट श्रिंक हुई है यहाँ से फंड्स की कटौती की वजह से, उसको देखा जाए, उसको इस पैराहे में ना देखा जाए कि वहाँ पे किस पार्टी की हुकूमत है और फेडरल के अंदर कौन सी पार्टी जो है वो बरसर इख्तिदार है, बल्कि ये देखा जाए कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो तरक्की का पहिया जमूद का शिकार है, जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग, गिलगित बल्तिस्तान के 20-22 लाख अवाम जो मुतासिर हो रहे हैं, उस लेंस से देख के वफाकी हुकूमत जो है, जो जायज़ फंड्स हैं, जो हमारी कमिटमेंट्स हैं टूवर्ड्स फेडरल गवर्नमेंट, उसको पूरा करे। हम अभी भी हम कवी उम्मीद रखते हैं, और आगे ना होने की सूरत में फिर जो जिस तरह से एक पार्लिमानी डाकरम के अंदर रहते हुए हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछने वाली थी टूवर्ड्स जो प्रोटेस्ट हुआ था वीट को लेकर, लेकिन आपने वो भी क्लियर कर दी। अगर बात आए CPEC की तरफ, तो आपको क्या लगता है ये जो प्रोजेक्ट है इसने कितना फ़ायदा दिया लोकल वहाँ के लोगों को? कोई इंडस्ट्रीज़ बनी, कुछ फ़ायदा हुआ है CPEC प्रोजेक्ट? पाकिस्तान के अगर बरादराना ताल्लुकात हैं, अगर ज़मीनी ताल्लुक़ है चाइना के साथ, तो वो बावजूद गिलगित बल्तिस्तान की वजह से है। लेकिन मैं मायूसी का भी इजहार करूँगा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के इस मेमोथ प्रोजेक्ट के अंदर गिलगित बल्तिस्तान को वो समरात अभी तक हासिल नहीं हुए हैं जो होने चाहिए। अच्छा, रिगार्डेड दिस आंसर, अगर मैं आपसे पूछूं, जितने भी लोकल वहाँ के लोकल सतह पे, मुकामी सतह पे जितने भी लोग हैं, तो उनको किस तरह का सामना करना पड़ता है, किस तरह के प्रेशराइज चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और उससे रिलेटेड आप कितना जो है उनको डेवलप करें? हमारी वफाकी हुकूमत से बारहा ये यहाँ पे भी गुजारिश रही है कि इसको देखा जाए, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो मुआशी एवेन्यूज़ हैं, जो इकोनॉमिक एवेन्यूज़ हैं, वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर ना होने के बराबर है। जीबी के लोगों का प्राइमरीली टोटल रिलायंस जो है वो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है, उसके अलावा पब्लिक सेक्टर कंस्ट्रक्शन के ऊपर है, और तीसरी चीज़ जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इकोनॉमी का पहिया चलाती है वो पाक चाइना ट्रेड है। तो CPEC को लार्जर कैनवस के ऊपर देखते हुए पाक चाइना ट्रेड जो है उसको जिस तरह से बेहतर बनाया जाएगा, जो मवाफिक इन्वायरमेंट GB के स्पेसिफिक लोगों को फराम किया जाएगा, इसके ऊपर हमारी कोशिशें हैं। हुकूमत की, सूबाई हुकूमत की कोशिश रही है, अभी भी हमारी कोशिशें हैं कि फेडरल गवर्नमेंट इस चीज़ का एहसास करे कि गिलगित बल्तिस्तान के ज़रिए आपका चाइना से ताल्लुक़ है, तो इस ताल्लुक़ को मज़ीद मुस्तहकम और बेहतर बनाने की ज़रूरत है, ना कि उस पर कदगन लगाने की ज़रूरत है। अच्छा, आपकी इसी बात से मेरे पास एक और सवाल आया कि GB इटसेल्फ बहुत आपके लिए नेचुरली लकी है कि वहाँ पे नेचुरल माइंस हैं और भी बहुत से काम हैं जो कि खूबसूरती है, टूरिज़म है। तो आपको क्या लगता है इटसेल्फ वहाँ के लोग थोड़े इंसिक्योर हैं कि कोई और आके वहाँ पे कोई कब्जा ना जमा ले?
देखिए जी, जहाँ तक बात इनसिक्योरिटी की है तो अल्हम्दुलिल्लाह जीबी जो है वो पाकिस्तान है और पाकिस्तानी जो शहरी हैं उनसे बेहतर शहरी जीबी के अंदर है। और हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है उसकी अक्कासी गिलगित बल्तिस्तान के जो कब्रिस्तान हैं उन पे लगे पाकिस्तान के झंडे ये अक्कासी करते हैं। तो रही बात इनसिक्योरिटी की, तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं। हाँ, जीबी के 4 इकोनॉमिक पोटेंशल्स हैं जिनको देखने की ज़रूरत है। उसके अंदर सबसे पहले आपका माइंस एंड मिनरल्स है, दूसरा हाइड्रो पावर जो पोटेंशियल है जीबी का, उसके बाद आपका बेहतरीन टिम्बर है, फॉरेस्ट है जीबी का, उसके बाद नेचुरल एनवायरनमेंट है और उन चीज़ों के ऊपर और टूरिज़्म। ये 4 जो वास्ट सेक्टर हैं जिनमें से माँ सिवाय जो हाइड्रो पावर पोटेंशियल है बाकी 3 जो शोबे हैं वो डेलीगेट कर दिए गए हैं जीबी को। उसके ऊपर हमारी अपनी कानून साजी, उसके ऊपर हमारी अपनी कोशिशें हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात बेहतर ज़रूरी है समझना कि उनको एक्सेल करने के लिए इन फील्ड्स के अंदर मिनरल्स जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन स्टिल मिनरल डेवलपमेंट के अंदर मिनरल्स को एक्सप्लोर करने के अंदर एक वास्ट गिलगित बल्तिस्तान को फेडरल की सपोर्ट चाहिए, फिस्कल सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, और उसके बाद उसका जो पोटेंशियल है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज किया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह जो टूरिज़्म सेक्टर है, टूरिज़्म सेक्टर गिलगित बल्तिस्तान का तुरा इम्तियाज़ है, उसके अंदर एक बड़ा मेगा पैकेज जीबी को रिक्वायर्ड है। अगरचे वो सब्जेक्ट डिवॉल्व हो गया है गिलगित बल्तिस्तान में, लेकिन जो फिस्कल रिसोर्सेज हैं हमारे अपने, उसके अंदर से वो जिस जो रेवेन्यू स्लेब हम चाह रहे हैं, जो जितना रेवेन्यू इकट्ठा उससे किया जा सकता है, उसके लिए मवाफिक बनाने के लिए, उस काबिल बनाने के लिए गिलगित बल्तिस्तान को एक मेगा पैकेज रिक्वायर्ड है, फेडरल गवर्नमेंट की टेक्निकल सपोर्ट रिक्वायर्ड है। अच्छा। तीसरा जो हमारा हाइड्रो पावर पोटेंशियल है उसको भी सही मानों में एक्सप्लोर करने के लिए, उसको सही मानों में पाकिस्तान के लिए यूटिलाइज करने के लिए भी हमें सपोर्ट चाहिए फेडरल गवर्नमेंट। सपोर्ट की बात करें, ऑब्वियसली वो फंडिंग है, राइट? तो वर्स्ट कम वर्स्ट, अब गवर्नमेंट क्योंकि फेडरल अलग है, तो आपको क्या लगता है इन केस अगर फंडिंग नहीं होती तो देखिए, हमने इसको समझने की ज़रूरत है कि हम फेडरल डिविजिबल पूल में वो मकाम नहीं बना पाए हैं, वो हमारे पास वो सिस्टम नहीं है कि हम एनएफसी में हैं। अगर जो हमारे माहौल है, जो हमारी जो कैपेसिटीज़ हैं, उनको अगर आप कैलकुलेट करें तो एनएफसी के अंदर 4 टाइम्स ज़्यादा हमारा जो इस वक्त जो हम ग्रांट ले रहे हैं उसके 4 गुना ज़्यादा जो है वो शेयर ड्यू है गिलगित बल्तिस्तान का। लेकिन बदकिस्मती ये है कि गिलगित बल्तिस्तान को वाइल क्राफ्टिंग बजट फेडरल के अंदर जब आप बजट मेकिंग कर रहे होते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान को तकरीबन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट किया जाता है। अब जहाँ तक आपने बात की कि अगर नहीं होता है तो लामहला आज हमारी कोशिश ये है कि इस वफाक के साथ जो वफाक की इकाइयाँ हैं उनका ताल्लुक बेहतर रहे, वो बेहतर अंदाज में रहे। वफाक की जो सरपरस्ती है फेडरेटिंग यूनिट्स के साथ उसी अंदाज से गिलगित बल्तिस्तान को देखा जाए। हमारी अभी भी हम कवी उम्मीद रखते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान की दिफाई हैसियत को, उसकी जोग्राफियाई हैसियत को और उसकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को मलहूज़ खातिर रखेगी और जल्द से जल्द ये जो हमारे पेबल्स हैं वो गिलगित बल्तिस्तान को पे करेंगी। चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड लास्ट मंथ थोड़ा लाइटर मोड पे, इतनी टफ रूटीन में फैमिली किस तरह मैनेज करते हैं? फैमिली टाइम, फैमिली डिस्टर्ब होती होगी, तो ये सब कुछ ही थोड़ा प्राइवेट है, लेकिन मैंने कहा इसके बाद हम रैपिड फायर की तरफ। देखिए जी, जो भी सियासत है, सियासत के अंदर आपकी हर चीज़ जो है वो पब्लिक हो जाती है। तो जो हमारी प्राइवेट लाइफ है वो भी कंपैरेटिवली पब्लिक हो जाती है और फैमिली भी एक्लेमेटाइज कर चुकी है अभी। और दूसरी चीज़ है कि मेरी शादी भी फैमिली में ही है और ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो शादी वो जो फैमिली लाइफ है उसमें तकरीबन जान चुके हैं कि हमारी सबकी लाइफ पॉलिटिकल है, तो वो भी एडजस्ट कर जाते हैं, रूटीन ये चलती रहती है। चले, बहुत अच्छा। नेक्स्ट वन अब थोड़ा सा लाइटर मोड पे जाएंगे। सीरियस डिस्कशन के बाद रैपिड फायर है, कुछ ऑप्शंस होंगे आपको दूंगी और आपने आंसर देना। इनमें से कौन सी लाइफ आपने ज़्यादा एंजॉय की? यूनिवर्सिटी लाइफ में जब आप स्टूडेंट थे ऑब्वियसली, या पॉलिटिकल लाइफ? देखिए जी, जहाँ तक एंजॉय करने की बात है उसमें तो यकीनन यूनिवर्सिटी लाइफ एंजॉय की। सियासी ज़िंदगी तो आप जो है वो बस अल्लाह ही खैर करे। अगर तहरीक इंसाफ ना होती तो आप किस पार्टी में होते? मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी? मैं चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मैंने सियासत शुरू की, उसके बाद इंडिपेंडेंट मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, लेकिन स्टिल अगर तहरीक इंसाफ में ना होता तो जो ग्रुप इसरार करता जिस पार्टी का वहाँ होते। स्मार्ट आंसर है वैसे। इनमें से कौन से बेहतर सियासतदान है, बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज? देखिए जी, सियासी जिस तरह का हमारा पॉलिटिकल इंसेप्शन फेज़ में है हम, इसी तरह मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों अपने पॉलिटिकल इंसेप्शन फेज़ में हैं।
तो इनमें से कंपैरेटिवली दोनों को एनालाइज करें तो अभी तक हमारे जैसे ही सियासतदान हैं। इसको एक्सप्लेन नहीं करना, आपने यस और नो में बताना, तो चूज वन। अब आप बताएं, चूज एक का। बिलावल। बिलावल, ओके। छुट्टियां गुजारना कहाँ जाना आप ज़्यादा पसंद करते हैं, दुबई या मलेशिया? नॉट जीबी। देखिए जी, मैं अभी तक छुट्टियां वेकेशंस के ऊपर ना मलेशिया गया हूँ ना दुबई गया हूँ, तो इसलिए अभी तक सारे लोग हमारी तरफ आते हैं। ओके। शदीद भूख लगी हो तो उनमें से क्या खाना पसंद करेंगे, चप शोरो या बिरयानी? चप शोरो। ओके। अगर आज सियासत में ना होते तो क्या होते, इंजीनियर या सोशल वर्कर? देखिए जी, मैं चूँकि डेवलपमेंट सेक्टर से था तो सोशल वर्कर होता। रात को 2 बजे इनमें से किसी एक की कॉल अटेंड करनी हो तो किसकी करेंगे, असद उमर या शेख रशीद? असद उमर। नाइस, थैंक यू सो मच। लास्ट वन था, आपके साथ इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और ये था आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट माइंड मैटर्स, जिसमें नासा का जो मिशन है, बल्कि साइंस एंड टेक इज आवर सेगमेंट, जिसमें नासा का जो मिशन है साइकी नामी सीआरजे की जानिब क्यों जा रहा है, इसी पे आज बात हो रही है। आज के साइंस एंड टेक में आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। आज बात करेंगे साइकी के हवाले से। साइकी जो है एक एस्ट्रॉयड है, लेकिन उससे पहले हम साइकी की बात करते हैं इस हवाले से कि ये एक ग्रीक गॉडेस यानी यूनानी देवी का नाम है, और बहुत ही एक कमाल स्टोरी है साइकी की। और ये साइकी जो लफ्ज़ है, गो की ये गॉडेस के हवाले से, ये देवी के हवाले से था। बाद में ये बटरफ्लाई के लिए इस्तेमाल हुआ, और फिर उसके बाद ये क्योंकि बटरफ्लाई उड़ती है और बहुत ही एक सॉफ्ट और खूबसूरत सा इस्तारा भी है, तो इसी को फिर स्पिरिट या रूह के हवाले से किया गया। और फिर यही साइकी जो लफ्ज़ है हम आगे जाके एक पूरे इल्म की शक्ल में देखते हैं, साइकोलॉजी। लेकिन हम बात इस वक्त इसकी नहीं कर रहे। साइकी जो एस्ट्रॉयड है, ये हमसे तकरीबन 370 मिलियन किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, और 370 मिलियन किलोमीटर को अगर हम कहें तो तकरीबन ये 37 करोड़ किलोमीटर के फासले पर है। साइकी इस एस्ट्रॉयड की तरफ जाना क्यों ज़रूरी है, और एक जो मिशन है साइकी नाम का, वो क्या है, नासा जो है वो वहाँ पे क्यों भेजना चाहता है एक ऐसी स्पेस क्राफ्ट जो कि वहाँ पे उसका मुताला कर सके, वो क्यों ज़रूरी है। उसकी तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपके जहन में ये स्केल डेवलप करना चाह रहा था, स्केल कि ये 37 करोड़ किलोमीटर तकरीबन कितने होते हैं। आप यूँ समझिए कि जो हमारा सन के साथ एक एवरेज फासला है वो 15 करोड़ किलोमीटर है, जिस पे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी 1 AU का हम स्केल डेवलप करते हैं। सो इसके बाद अगर हम मार्स की अगर मिसाल के तौर पर बात कर लेते हैं, तो ये तकरीबन 16 करोड़ किलोमीटर या 16 से 17 एवरेज की बात कर रहा हूँ। और उसके अलावा अगर हम बात करें वीनस की हम बात कर लेते हैं तो 3.8 करोड़ किलोमीटर पे है अगर हम करोड़ों में बात करें। और चांद जो है वो तकरीबन 3,85,000 या 3,90,000 किलोमीटर के फासले पर है। सो इस स्केल को अगर अपने जहन में रखिए तो इससे आपको आइडिया होगा कि साइकी जो है वो कितना दूर है, और ये तकरीबन 37 करोड़ किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। अब यहाँ पे जाना क्यों ज़रूरी है? इसकी वजह यह है कि ये वाहिद ऐसा एस्ट्रॉयड है जो कि मुकम्मल तौर पे मेटल से बना हुआ है, या टोटल मेटल है। और ये बड़ी रेयर चीज़ है कि एक मेटल जो है, अदरवाइज़ आपको मालूम है कि रॉक्स हैं या आइस है या इन चीज़ों का या गैसेस हैं, इन चीज़ों की जो जितने भी प्लैनेट्स में जितनी भी बॉडीज़ घूम रही हैं उनके अंदर जो मटीरियल है जो जनरली है वो इन्हीं चीज़ों से मिलकर बना होता है। लेकिन ये जो है ये मुकम्मल तौर पे मेटल है। साइकी जो है ना, अगर उसको हम एक परफेक्ट स्फीयर की सूरत में अगर हम इमेजिन करें तो ये तकरीबन 140 माइल्स या 226 किलोमीटर का जो है इसका डायमीटर बनता है। 226 किलोमीटर का डायमीटर, तो आपके ज़हन में इसका तकरीबन साइज़ आ गया होगा। साइकी का मुताला क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये तमाम मेटल का बना हुआ है। और उस मेटल का मुताला क्यों ज़रूरी है? मेटल का मुताला इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह हमारी कोर है, अर्थ की कोर है, हमारी उस तक रसाई नहीं हो सकती, हमारी उस तक रसाई जो है वो नामुमकिन है। तो उसकी वजह से, और इस तरीके से जितने भी बाकी प्लैनेट्स हैं उनकी जो कोर है उस तक तो रसाई मुमकिन नहीं है। इस साइकी के साथ हो सकता है कि सोलर सिस्टम जब बन रहा था तो उस वक्त इस पे इतनी हिटिंग हुई कि ये हो सकता है कि कोई प्लैनेट की शेप रखता हो और इसके ऊपर तमाम चीज़ें जो है वो ख़त्म हो गई और इसके अंदर अब वो कोर है, हो सकता है ये कोर हो। सो इस हवाले से जो इवन अर्थ की जो कोर है उसको समझने में ये बहुत ज़्यादा माविन साबित हो सकता है। ये जो एस्ट्रॉयड है साइकी, ये हमें एक बहुत ही यूनिक किस्म की विंडो फ्राहम करता है, जिससे हमें पता चलेगा कि वो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिससे प्लैनेट जो जितने भी प्लैनेट्स हैं इनकी जो फॉर्मेशन हुई है, ये किस तरीके से बने हैं, ये जो सैयारे हैं ये किस तरीके से बने हैं, इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स को बेहतर तौर पे समझने में हमें मदद मिलेगी और हमें वो तहकीक और की एक मौका मुयस्सर आएगा कि हम ऑफ कोर्स जो अनएक्सप्लोर्ड
चीज़ें हैं उनकी तरफ एक कदम हम और बढ़ा सकें। ये जो मिशन है इसके 6 फेजेस हैं, इसको A B C D E F कहा जाता है और इस वक्त ये D के फेज़ मौजूद है और 2023 में इम्कान है कि ये मिशन जाएगा और इसका जो ऑर्बिट है वो बहुत ही कमाल है। सो कहते हैं कि एस्टेरॉयड जो है ये वाला जो साइकी है ये इम्कान यही है कि ये सर्वाइवर है उन मल्टीपल हिट्स का, वो जो वायलेंट हिट्स थी उस वक्त ये नॉर्मल फिनोमेना था ना 4.53 अरब साल पहले यहाँ पे क्यास था, तो उस क्यास में ऑफ कोर्स को मल्टीपल हिट्स थे जिसकी वजह से शायद ये शेप रखता हो या ना रखता हो, लेकिन इस वक्त ये जो इसका पूरा है ये पूरा मेटल की फॉर्म में है जो कि हमें अपनी कोर, अर्थ की कोर को समझने में बहुत ज़्यादा मुआविन साबित हो सकता है। साइकी जो मिशन है इसके बारे से बहुत सारी तफसीलात जो हैं वो नासा की अपनी वेबसाइट पे भी हैं और साइकी के अपनी भी वेबसाइट है जिसके ऊपर इसके तमाम मरहलावार 2011 में जब इसकी डॉक्यूमेंटेशन शुरू हुई, 2015 में जब ये फ़ेज़ 1 में दाखिल हुए, इस वक्त ये कहाँ है, पिछले साल एक्चुअली डिले कर दिया गया था, गो कि ये था कि पिछले साल ये मिशन रवाना होगा। सो ये तमाम जो फेजेस हैं इनको आप देख सकते हैं। साइकी का जो स्पेस क्राफ्ट है, यानी जो साइकी की तरफ जाना है, वो जो स्पेस क्राफ्ट है उसको देख सकते हैं उसने किस तरह ऑर्बिट करना है और उसने किस तरीके से डाटा वापस भेजना है, और साइकी जो है उसको भी आप देख सकते हैं ऑफ कोर्स उसकी जो पोजीशन है सोलर सिस्टम के अंदर, उसका जो साइज़ है, और ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। बच्चों को ज़रूर बताइएगा इस एस्ट्रॉयड के हवाले से, साइकी के हवाले से और इसके हवाले से जो इंसान करने जा रहा है और तहकीक करने जा रहा है और जो स्पेस क्राफ्ट जा रहा है वो क्या करने जा रहा है, ये भी बच्चों को ज़रूर बताइएगा। कोशिश किया करें इस स्पेस साइंस के हवाले से उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो शौक़ है वो डेवलप हो। देखते रहिए साइंस एंड टेक। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब हम जिस टॉपिक के हवाले से बात करने लगे बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रीमेच्योर बर्थ होती है और उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या मसाइल होते हैं, क्यों ये प्रीमेच्योर बर्थ होती है और किन बातों की एहतियात करनी चाहिए, इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज पाकिस्तान चंद उन वल्नरेबल ममालिक में से है जहाँ पे ये मसला है। हमारे साथ इस वक्त बच्चों के अमराज के माहिर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद शहजाद साहब, जो कि कबल अज़ वक्त पैदाइश और मुतल्लिका हालात के इंतज़ाम में वसी तजर्बा रखते हैं। पिछले कुछ 20-22 साल से माशाल्लाह इज़ अ प्रैक्टिसिंग मेडिकल स्पेशलिस्ट, और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब जो डॉक्टर्स हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर है यहाँ पे पीडियाट्रिक्स के सरबराह भी हैं और चंद उन एक डॉक्टर्स में से हैं जो कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। वी हैव द ऑनर टू हैव डॉक्टर मोहम्मद शहजाद साहब विद अस। द बहाउद्दीन ज़फ़र यूनिवर्सिटी मुल्तान से बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी MBBS की डिग्री हासिल की है और बाद में कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन से पीडियाट्रिक्स में FCPS और कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन से नौज़ायदा पीडियाट्रिक्स में FCPS की डिग्री भी हासिल की है। सो गॉट अ लॉट टू शेयर रिगार्डिंग डॉक्टर साहब प्रोफाइल। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साहब, वेलकम टू एक्सप्रेसो। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए और आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और आई बिलीव बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है डॉक्टर साहब ये क्या है। सो बेसिकली सबसे पहले तो जेनेरिकली रीजंस क्या हैं प्रीमेच्योर बर्थ के हवाले से हम बात करें, है क्या है? इसमें मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले कि व्हाट इज़ प्रीमेच्योर बेबी। आपको पता है कि जो नॉर्मल हमल है वो 9 महीने या 40 वीक्स तक को हम कहते हैं कि अगर प्रेगनेंसी चले तो वो नॉर्मल हमल कहलाता है। लेकिन अगर किसी वजह से हमल जो है वो बच्चा 37 वीक्स प्रेगनेंसी से पहले पैदा हो जाए तो उसको हम प्रीमेच्योर बेबी कहते हैं। तो इसके काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बच्चे प्रीमेच्योर पैदा हो जाते हैं। उसमें कुछ माँ के रिस्क फैक्टर हैं और कुछ बेबीज़ के अंदर होते हैं। मसलन अगर माँ के अंदर कोई स्ट्रेस है किसी वजह से तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और बेबी प्रीमेच्योर पैदा होने का ख़दशा होता है। इसके अलावा जो है अगर माँ के अंदर किसी वजह से खून की कमी है, मैटरनल इन्फेक्शन है, माँ के अंदर शुगर और ब्लड प्रेशर का मसला है और उससे रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन हैं तो वो बच्चे वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं। काफ़ी सारी बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमें कोई काज नहीं मिलती कि ये बच्चा प्रीमेच्योर क्यों पैदा हुआ। अच्छा, अगर बच्चे के अंदर इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल शॉर्ट है, यानी पिछला हमल और इस हमल के दौरान 18 जो है महीने से कम का वक्फा हुआ है, सेकंड जो हमल हो गया है ठहर गया है, तो उन बच्चों के अंदर वो प्रीमेच्योरिटी का रिस्क होता है। किसी फैमिली के अंदर अगर प्रीवियस जो है प्रीमेच्योर बेबी पैदा हुआ है तो दिस इज़ अनदर रिस्क फैक्टर। इसके अलावा जुड़वां बच्चे ट्विन्स, ट्रिपलेट्स, क्वाड्रिपलेट्स जो हैं अगर वो हों तो बच्चे प्रीमेच्योर पैदा होने का खदशा होता है। और इसके अलावा बच्चे के माँ के अंदर अगर बच्चे वाली थैली जो है वो वक्त से पहले किसी वजह से फट गई है तो दैट इज़ अनदर रीज़न फॉर प्रीमेच्योरिटी। दिस इज़ फ्रॉम द नेचर दैट यूट्रस कीप्स द
नॉर्मल बेबी। अगर बच्चा किसी वजह से अब नॉर्मल है, उसमें कोई जेनेटिक मसाइल हैं जिनको हम अब नॉर्मल बेबी कहते हैं या सिंड्रोमिक बेबी कहते हैं, तो यूट्रस उसको भी जो है प्री मेच्योर अल्लाह की तरफ से ये होता है कि वो डिलीवर कर देती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो प्री मेच्योर के रीजंस आपने, इनका इम्पैक्ट क्या आता है अगर बच्चा पैदा हो भी गया प्रीमेच्योर, क्या उसके सर्वाइवल के चांसेस होते हैं? और अगर सर्वाइवल हो भी जाता है तो उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस है उनके हवाले से भी बताएं कि वो अवॉइड कैसे हो सकती है। जी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड नाइस क्वेश्चन। इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये इस चीज़ पे डिलीवर बेसिक डिपेंड करता है कि ये बच्चा डिलीवर कहाँ पे हुआ है। अगर बच्चा ऐसी जगह पे डिलीवर, आपको पता है कि हमारा स्लोगन है कि सेहतमंद माँ सेहतमंद बच्चा, तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। माँ की सेहत अच्छी है तो बेबी आमतौर पे पूरे दिनों का पैदा होता है। अगर माँ की सेहत अच्छी नहीं है तो बच्चा प्री मेच्योर पैदा होने का ख़तरा होता है। तो उसमें हम ये कहते हैं कि मदर जो है सबसे पहले वो अपना रेगुलर अपनी खुराक बेहतर रखे, अपने गायनाकोलॉजिस्ट को रेगुलर चेकअप करवाए, अपने जो है ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल रखे अगर है उनको तो, या कोई अदर मेडिकल कंडीशन है उसको कंट्रोल रखे तो, और अपने जो है टेस्ट रेगुलरली करवाती रहे और अपने गायनाकोलॉजिस्ट को चेक करवाती रहे, तो बच्चा आमतौर पे पूरे दिनों का पैदा होता है। लेकिन अगर किसी वजह से जो अभी हमने रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई किए हैं और बच्चा जो है उसमें ये चांसेस हैं कि वो प्री मेच्योर पैदा हो सकता है, तो उसको बच्चे को टाइमली एक तो रेफरल है मदर को कि माँ को ऐसी जगह पे भेजा जाए जो कि टर्शरी केयर सेटअप है, और बच्चा ऐसी जगह पे डिलीवर होना चाहिए जहाँ पे कंसल्टेंट न्यूनेटोलॉजिस्ट या कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एटलीस्ट मौजूद हो, जो कि बच्चे को बर्थ के ऊपर अटेंड कर सकें। अच्छी एक नर्सरी हो जहाँ जो कि वेल इक्विप्ड हो, उधर वहाँ पे स्टाफ और अमला ऐसा मौजूद हो कि जो कि प्री मेच्योर बेबी को हैंडल कर सकें। क्योंकि फर्स्ट जब बच्चा ये डिलीवर होता है तो फर्स्ट मिनट ऑफ लाइफ को गोल्डन मिनट ऑफ लाइफ कहते हैं। अगर उस वक्त किसी वजह से बच्चा सांस नहीं लेता तो उसके फिर लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट होते हैं। मतलब उनके दिमागी मसाइल, चलने फिरने के मसाइल ये पैदा हो जाते हैं। न्यूनेटोलॉजिस्ट बेसिकली होता है कि जो कि बर्थ से लेके फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ का स्पेशलिस्ट होता है। ये पाकिस्तान में टू डेट 50 to 60 हैं जो कि प्री मेच्योर बेबी, यस आई एम वन ऑफ देम। तो ये जो इनकी प्री मेच्योर बेबी की केयर करते हैं। अगर किसी वजह से बच्चा पैदाइश पे सांस नहीं लेता तो हम उसको मसनूई तरीके से सांस दिलवाते हैं और हमारी कोशिश होती है कि बच्चे के दिल, दिमाग और अदर वाइटल ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन पहुंच जाए। इसका कितना इम्कान होता है प्री मेच्योर बेबी के लिए कि वो सांस लेने में उसको प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ, उनमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कि बर्थ के ऊपर सही तरह से सांस नहीं लेते। जितना ज़्यादा बच्चा प्री मेच्योर होगा, लेकिन 37 से कम को हम प्री मेच्योर कहते हैं। सही। लेकिन बच्चा तो 28 वीक से भी पहले कई बच्चे पैदा हो जाते हैं। वो जो है वो वेरी अर्ली जो प्री मेच्योर बेबीज़ के अंदर आते हैं। जितना ज़्यादा बच्चा प्री मेच्योर होगा उतना ज़्यादा रिस्क है कि ये बच्चा जो है इसको बर्थ के ऊपर रिससिटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। एक मदर कौन सी ऐसी ज़रूरी इक़दामात हैं या अमल हैं जो करे तो उसकी जो बर्थ है बच्चे की वो नॉर्मल होगी, ज़्यादा चांसेस उसके हैं? वैसे तो आपने शुरू में भी बताया, जी, बट मदर के लिए स्पेसिफिक क्या है? मदर के लिए स्पेसिफिक यही है कि वो अपनी खुराक अच्छी रखे, अपना जो है अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो उनको कंट्रोल रखे, रेगुलर चेकअप करवाती रहे, ब्लड प्रेशर वगैरह को, उन चीज़ों को कंट्रोल रखे। क्योंकि अगर बच्चा प्री मेच्योर पैदा होता है तो फिर इनमें बर्थ के ऊपर कुछ कॉम्प्लिकेशन के रिस्क होते हैं। जैसे ये बच्चे जो हैं वो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। तो फिर इनको हमें शीशे के अंदर, जिनको इनक्यूबेटर कहते हैं, उसके अंदर रखना पड़ता है। उसका फिर हम टेम्परेचर और हवा में नमी का तनासब उस इनक्यूबेटर के अंदर कंट्रोल करते हैं। फिर ये अपनी शुगर कंट्रोल नहीं कर पाते। तीसरे मसले में इनको ये होता है कि ये बच्चे जो है इनके लंग्स प्री मेच्योर होते हैं स्पेसिफिकली। प्री मेच्योर बेबी पैदा हुआ तो प्री मेच्योर उनके फेफड़े होते हैं, तो जो है ये बच्चे के लंग्स सही तरह से नहीं खुलते और बच्चे का सांस लेने में दुश्वारी होती है। तो फिर हम इनके लंग्स में एक लिक्विड होता है जिसको सर्फेक्टेंट कहते हैं, वो सांस की नाली के ज़रिए से डालते हैं ताकि इनके लंग्स खुल सकें। उनमें फिर कुछ बच्चों को वेंटिलेटर या दूसरी मशीन CPAP है उस पर भी डालना पड़ सकता है। ये बच्चे को मसनूई सांस जो हम उसमें देते हैं उससे भी वो हेल्प आउट करती हैं। अच्छा। इसके अलावा इन प्री मेच्योर बेबीज़ के अंदर एक दिल की शरियान खुली होती है, रह जाती है, जिसको PDA कहते हैं। उसको हमने लुक आफ्टर करना होता है। इनकी हम नर्सरी में इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में इनको एडमिट करके इनकी मॉनिटरिंग करते हैं। इसके अलावा इन बच्चों के अंदर इंट्राक्रेनियल ब्लीड का खदशा होता है। प्री मेच्योर ब्रेन है तो प्री मेच्योर वेसल्स होती हैं, तो वो किसी भी वक्त
ब्लीड कर सकती हैं और इन्फेक्शन का रिस्क। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बच्चे हैं ऑब्वियसली अब हमने प्री मेच्योर बर्थ के हवाले से बात की, ये सारी चीज़ें हैं जो एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चे फेस करते हैं। क्या इन सारी चीज़ों की रिकवरी के चांसेस होते हैं अगर खुदा न खास्ता किसी बच्चे को बर्थ प्री मेच्योर बर्थ के टाइम पे ये प्रॉब्लम होती है, और फिर क्या उसका लॉन्गर इम्पैक्ट भी होता है? जी, ये सारी चीज़ इस पे डिपेंड करती है कि बच्चे को बर्थ के ऊपर रिसीव किसने किया। देखिए, हमारी जो मोस्टली आबादी है वहाँ पे सहूलियात का फुकदान है, विलेजेस के अंदर ज़्यादा आबादी है, सहूलियात का फुकदान है। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट है, जो पैदाइश से लेके 28 दिन तक के बच्चों की डेथ होती है, दिस इज़ सेकंड हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड। ओह माय गुडनेस, अच्छा। दिस इज़ 55 पर 1000 लाइव बर्थ, यानी हर 1000 बच्चे जो पैदा होते हैं उनमें से 55 बच्चे पहले 28 दिनों में ही मर जाते हैं। और पूरी दुनिया में हम दूसरे नंबर पे हैं। यस, तो सहूलियात का फुकदान होता है। तो फिर जब वो बच्चे वहाँ पे हमारे पास यहाँ पे रेफ़र करते हैं, पेरीफेरी से यहाँ पे आते हैं, तो उस वक्त तक बच्चों के ब्रेन डैमेज और उनमें कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो चुकी होती है। तो हमारा ये है कि हाई रिस्क जो प्रेगनेंसीज़ हैं उनको डिलीवर ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे ये बच्चों का डॉक्टर न्यूनेटोलॉजिस्ट मौजूद हो और जहाँ पे एक अच्छी नर्सरी है, ठीक है, ताकि जो है अगर बच्चे को पैदाइश के ऊपर कोई कॉम्प्लिकेशन जो कि होने का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है वो इनको अच्छा इसमें रिसीव कर ये जो फैक्टर्स आपने बताए, इसमें कम उम्र की शादियाँ भी एक वजह है कि बच्चा जो पैदा होगा वो प्री मेच्योर हो सकता है? जी, अगर मदर की एज 18 क्योंकि गाँव देहातों में जी इसका ख्याल नहीं रखा जी जाता। एक्सट्रीम ऑफ एज अगर 18 साल से कम है और 35 या 40 साल से ऊपर है तो वो बच्चे भी प्री मेच्योर पैदा होने का खदशा होता है। ओके, तो इसलिए शादी जो है अप्रोप्रिएट एज में करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इन द एंड चूँकि हमारे पास लास्ट मिनट हम जाएंगे, हमारे देखने वालों को ऑब्वियसली ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर ऑन एंड ऑफ डिस्कशन होनी चाहिए। कुछ भी आप कहना चाहें, क्या एहतियाती तदाबीर हैं, क्या एग्जैक्टली अब मदर्स के हवाले से, पेरेंट्स के हवाले से जिनको खुदा न खास्ता रिस्क पे हैं? इसमें ये है कि अगर आपको एक्सपेक्टेड भी है उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब सहूलियात मौजूद हैं। हमारे पास जो डॉक्टर्स हॉस्पिटल में ही मेडिकल सेंटर डॉक्टर्स हॉस्पिटल में जो सबसे छोटा बेबी सर्वाइव किया वो 650 ग्राम्स का है और वो 26 वीकर था और वो अल्हम्दुलिल्लाह अब 2 साल का हो गया। अच्छा, बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। तो उसका बस सिर्फ यही है कि माँ अपनी सेहत का ख्याल रखे और उसको डिलीवर ऐसी जगह पे करवाएं जहाँ पे इन सहूलियात ये मौजूद हों। अगर ये सहूलियात नहीं मौजूद होंगी, न्यूनेटोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन नहीं है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि इनके फिर जो है इन केस इफ देयर इज एन इमरजेंसी किसी गांव के अंदर जहाँ पे किसी हॉस्पिटल तक या बड़े हॉस्पिटल तक प्रोफेशनली पहुँचना मुमकिन नहीं है, और ये बहुत केसेस में होता है, तो कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ जो बीइंग स्पेशलिस्ट आप उन लोगों को बताना चाहें कि ये कर लें उस वक्त? तो उसको सबसे ये है कि उसका टेम्परेचर कंट्रोल करें, उसको मदर स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट करें, अपने साथ माँ लगा के रखे, या अगर मदर का ऑपरेशन हुआ है तो कोई और अटेंडेंट उसको स्किन टू स्किन कांटेक्ट के साथ रखे तो बेबी वार्म रहते हैं। ठीक है, और उसको प्रॉपर रैप अप करके रखें ताकि बच्चा ठंडा ना हो। अगर बच्चा ठंडा नहीं होगा तो वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बच जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसके टेम्परेचर में कोशिश करें कि अगर बच्चा फीड नहीं लेता मुँह से तो उसको ड्रॉपर से या चम्मच से फीड करवा सकते हैं और उसको करीबी हॉस्पिटल जो है वो इमीडिएटली लेके जाएं और वहाँ से वो उसको राइट डॉक्टर साहब उसको मेंटेन करके हमारे पास टाइमली रेफर। वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा, इंशाल्लाह ज़रूर हम इसको कोशिश करेंगे एक दफ़ा फिर भी हो और आपसे बात होती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। डॉक्टर मोहम्मद शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आपने सुना जो एहतियातें डॉक्टर साहब ने बताई, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट। आई होप कि इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर आपको होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे शौरा आफाक बरतानवी साइंसदान स्टीफन हॉकिंग्स के हवाले से, जिनको दुनिया से रुखसत हुए आज 5 साल हो गए। हॉकिंग्स 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्ड में पैदा हुए। स्टीफन हॉकिंग 22 साल की उम्र में मोटर न्यूरॉन डिजीज़ नामी बीमारी में मुब्तला हुए। डॉक्टर्स की अक्सरियत ने उनकी ज़िंदगी को इंतहाई मुख्तसर करार दिया था। मफलूज जिस्म के साथ हॉकिंग ने अपनी नी मुर्दा पलकों पर ही जिंदा रहने और आगे बढ़ने का फैसला किया। अजीम साइंसदान बनने का ख्वाब देखा। कैम्ब्रिज के साइबर माहिरीन ने हॉकिंग के लिए एक टॉकिंग कंप्यूटर ईजाद किया और मज़ीद आपको ये बताएं कि उसको उनकी व्हील चेयर पर लगाया गया। ये उनकी पलकों की ज़बान समझता था और फिर उस पर उन्होंने अपनी रिसर्च के ज़रिए मुख्तलिफ बुक्स लिखी। उनका जो शोबा था वो ब्लैक होल्स और थ्योरेटिकल कॉस्मोलॉजी था। स्टीफन की डिफरेंट बुक्स के अंदर ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम सबसे ज़्यादा पढ़ी और
सराही जाने वाली किताब है। उन्हें माहौलियाती तब्दीलियों की हौलनाकी का उस वक्त बखूबी अंदाज़ा था और वो कई बार दुनिया को इससे ख़बरदार भी कर चुके थे। हम अगर मज़ीद स्टीफन हॉकिंग की बात करें तो 14 मार्च 2018 को 76 बरस की उम्र में इस दुनिया से चले गए। आज उनको दुनिया से गए 5 बरस बीत चुके हैं। 76 साल उम्र थी, जिनकी उम्र को डॉक्टर ने बहुत मुख्तसर करार दिया था, लेकिन इसके बाद भी 76 साल बाद उनका इंतकाल हुआ। अच्छा जी, जाते जाते ऑस्कर अवार्ड्स के हवाले से बात करेंगे। जो फिल्म है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ने मेला लूट लिया ऑस्कर का, 7 अवार्ड अपने नाम किए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस ऑस्कर की ये थी कि यहाँ पर रेड कार्पेट की बजाय शैम्पेन कलर का कार्पेट बिछाया गया, जिस पे बहुत सारे आपको सेलिब्रिटीज़ नज़र भी आए। जी, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के हवाले से बात करें तो 7 अवार्ड इसने हासिल किए और इसमें बेहतरीन फिल्म, हिदायतकार, मुअव्वन अदाकार और अदाकार समेत सारे अवार्ड्स इस फिल्म ने अपने नाम किए। और सबसे इंटरेस्टिंग मलाला यूसुफजई की एंट्री रही इस ऑस्कर के फिल्मी मेले में, जहां पर मलाला ने एक गाउन पहना और इतना खूबसूरत गाउन था। और जब उनसे किसी तकरीब के दौरान सवाल भी किया, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, आई ओनली टॉक अबाउट पीस। सो हमने सोचा कि जाते जाते आपको ऑस्कर हवाले से बताते चले। बड़ी शानदार तकरीब रही, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह हम आपसे कल फिर मिलेंगे। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।